अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लवीज़ा गुल। मेरी तरफ से आपको मौदबाना आदाब। आज से 25 साल पहले कराची में फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी और पीटीवी की डायरेक्टर फहमीदा नसरीन के दरमियान तकरार हो रही है और बज़मी साहब अपनी सेहत की वजह से सारे गा के गानों की म्यूजिक का मना कर रहे हैं। फहमीदा नसरीन बज़िद हैं कि आप ही करेंगे, लेकिन बज़मी साहब बोले मैं कंपोज तो कर दूं, अरेंज कौन करेगा। फहमीदा जी ने बोला एक यंग लड़का आया है जो बहुत ही टैलेंटेड है, वही करेगा और पूरे सारे गा की म्यूजिक भी वही कर रहा है। और बज़मी साहब गुस्सा हो गए क्योंकि पूरी जिंदगी लाखों गानों की कंपोजिशन और म्यूजिक उन्होंने खुद ही की है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे गानों की म्यूजिक कोई और करे। और फहमीदा नसरीन ने कहा कि मेरी एक गुजारिश है कि आप उस नौजवान को एक मौका जरूर दें। तो बड़ी मुश्किल से बज़मी साहब राजी हो गए, लेकिन एक शर्त थी कि उस गाने को महनाज आपा गाएंगी। खैर उनकी शर्त मान ली गई और म्यूजिक शुरू कर दिया गया। जब गाना बनके तैयार हुआ और उनको सुनाया गया तो वो हैरान हो गए और बहुत खुश हुए और उन्होंने 13 के 13 गानों को कंपोज किया और आखिर में फाइनल में खुद आकर अपने हाथों से इस नौजवान को अवार्ड से नवाजा। आप किसी मकमसे में ना पड़े, ये शख्सियत बाअसूल और प्रोफेशनल है। ये ड्रामों के म्यूजिक और गानों की दुनिया के बादशाह हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारे आज के मेहमान ऐश इमरान साजन हैं। इमरान, आपने देखा होगा ये वाहिद म्यूजिशियन है जो सारा कंट्रोल कर रहे हैं और ये सब कुछ लाइव बज रहा है इस टाइम। ये बहुत टैलेंटेड है। इमरान साजन के लिए बहुत सारी तालियां होना चाहिए। ये एक आदमी सारा सब कुछ संभाल रहा है। ओके इमरान भाई, ढोल से शुरू करते हैं हम लोग। ओ बल्ले 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 बल्ले। बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर सीरियल में, ड्रामे में, कमर्शियल्स में, एवरीवेयर, और उससे बहुत इफेक्ट बनता है प्ले का भी और हर चीज का भी। ये साहब जो हैं ये बैकग्राउंड म्यूजिक में काफी माहिर हो चुके हैं, बहुत सारे प्लेस किए। इनसे पूछते हैं यार इतना दिमाग लड़ाते कैसे, बड़ा मुश्किल काम होता है। 13 एपिसोड देखो और उसमें एक एक सीन के ऊपर म्यूजिक डालो उसी तरह का। मिलवाओ चले। इमरान साजन सर कैसे हैं? ठीक ठाक। इमरान, बड़ा मुश्किल काम करते हो यार, ये कब सीखा और क्यों सीखा और किस लिए कर रहे हो? इसका म्यूजिक जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया, यंग टैलेंटेड बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और उनसे बातें करते हैं। मिलते हैं इमरान साजन से। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान साजन आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं म्यूजिक डायरेक्टर इमरान साजन एयर हंगामा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन जहांगीर। जैसे कि आप सब जानते हैं इमरान साजन एक ब्रांड नेम है और बहुत सारे टाइम इन्होंने म्यूज़िक की ज़िंदगी में पर्फ किया है। अब ड्रामे प्लेस की बैकग्राउंड म्यूज़िक की है, डायरेक्शन की है और वॉइस ओवर किया है और FM रेडियो स्टेशन चलाया है इन्होंने और बहुत सारे नातिया सिंगर्स को इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत सारे नए एमेचर सिंगर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया। बेरिन उमर भी इनके शागिर्द हैं। तो आज हम उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ करवाती हूँ। इमरान साजन ने एक सोशल वर्कर घराने में अपनी आँख खोली, पढ़ाई में बहुत तेज थे, हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे और टॉप किया। वो 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके फादर गुलजार अहमद एक सोशल वर्कर है जो बहुत ही नफीस इंसान है और उनकी वालदा मुमताज बेगम बहुत ही अच्छी तबीयत की मालिक हैं। उनके 3 भाई और 3 बहनें हैं और माशाल्लाह से उनके अब खुद 4 बच्चे हैं और उनकी वाइफ बहुत ही उम्दा खातून है। इमरान साजन को इस फील्ड में 37 साल हो चुके हैं। वो 40,000 से ज्यादा ड्रामों की म्यूजिक कर चुके हैं। वो वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, अरेंज करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मास्टरिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में बहुत तेज है और तो और एडिटिंग भी करते हैं। इस फील्ड में ना जाने क्या क्या करते हैं। वो यकीनन एक मैस्ट्रो हैं। आज आपको उनकी जिंदगी के बहुत से पहलू जान के बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब देर नहीं करते और चलते हैं ऐश इमरान साजन के पास। Assalamualaikum guys, this is Ash Imran Sajan here and thank you very much Sayyid Wasim Ahmed Saab for Halchal Info TV. Give me the precious time for record my interview. So as you know, this is Ash Imran Sajan is known as a music director. But यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज से पहले मैंने रिवील नहीं की या डिस्कस नहीं की, लेकिन आज क्योंकि वसीम भाई जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं, इंसान हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं और बड़ी एक गहरी
नज़र रखते हैं, एक बड़ा बड़ा उनका वाइड जो एक उनका एक्सपोजर है मीडिया की फील्ड में। और तो मैं आज ये मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ इंटरव्यू हलचल इन्फो टीवी के लिए। तो इसलिए आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो नॉर्मल नहीं गुफ्तगू होगी, थोड़ी सी टेक्निकल भी होगी और थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी के ये आपकी ज़िंदगी में खुशियों की हलचल लाता है, खूबसूरत करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इंटरव्यू हैं, पॉडकास्ट हैं, वो सारी चीज़ें हलचल इन्फो टीवी पे आप देखते हैं। तो हलचल इन्फो टीवी के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इसकी सारी जो प्रोडक्शन है और वो मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ, जो उसके टॉपिक्स हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, और कोशिश करता हूँ वसीम भाई के साथ उसमें मेरी थोड़ी बहुत इनपुट भी रहे। तो इस वजह से हम उस हवाले से भी बात करेंगे और मैं अपने हवाले से भी बात करूँगा कि कहाँ से शुरू किया और किस तरह शुरू किया। ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन है कि मैंने बचपन से शुरू किया और मुझे बचपन से शौक़ था, तो हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे। जो मैंने गाया इमरान के साथ, हम लोगों ने कंट्री से बाहर जाके ज़्यादा परफॉर्म किया है। और ये एक लैपटॉप होता है, इनके पास 2 कीबोर्ड होते हैं, सारा काम इसी पे हम लोग करते हैं। So আমি একটু ওনার সাথে কথা বলি। I believe you don't know Bangla that much. So how do you like the country? Country is beautiful. The people are so friendly. And I feel that all the people which work they are doing, but they are doing with their heart and the hard work are here. Okay, so okay. I like it. Also the music is a beautiful music of their country. Okay. And also the food is too good. Oh, you like the food? Excellent. Yeah, I've been shopping like Irish mash. Oh, you like fish? Mash. So, And any few words from you, the last few words. Thank you very much for you, the TV and the Bangladesh also. I love it. Okay, thank you so much. It was a pleasure. मैं बचपन से एक बड़ा पढ़ाकू स्टूडेंट था। क्लास में हमेशा मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, स्कूल में टॉप किया। म्यूज़िक का सच मुझे वो नहीं था कि मैं म्यूज़िक की फील्ड में जाऊंगा, लेकिन हाँ ये शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूं, डिफरेंट हटके करूं जो कि थोड़ा सा अनकॉमन होता है। उसी वजह से फिर बचपन में एक किताब मुझे हाथ लग गई। उस किताब का नाम था डायरेक्टर बनिए। अब वो उस दौर में किताब, आज से समझ लें कि ये मैं आपको जब की बात बता रहा हूँ, जब मैं 8-9 साल का था, 10 साल का, तो मुझे स्टडी का बहुत शौक़ था। मैं कहीं पे भी जाता था कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। कहीं अगर कुछ, हम जब रिलेटिव्स के जाते थे उस दौर में तो बहुत आना जाना, एक बड़ा सोशल गैदरिंग का एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो अगर कुछ भी नहीं मिलता था तो मैं अखबार पढ़ लिया करता था, कोई मैगज़ीन ले लिया करता था, या कुरान पाक का तर्जुमा, या कुछ भी, बस मुझे पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था। मेरी अपनी उस दौर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी जो क्लास 5 से मैंने बनाना शुरू कर दी थी। उस वक्त बहुत सारे रिसाले आया करते थे बच्चों के लिए, जैसे नौनिहाल है, बच्चों का रिसाला है, बच्चों की दुनिया है, टूट बटूट है, बहुत सारे इस तरह के मैगज़ीन थे। वो मैं पढ़ता था, अपनी पॉकेट मनी जमा करके और लाके पढ़ता था। उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मालूमात मेरी बढ़ती थी, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह लोग सोचते हैं। तो मेरी शुरू से ही ये थिंकिंग बन गई कि यार दुनिया को हम अपनी नज़र से तो देखते ही, हमें चाहिए कि हम दुनिया को एक दूसरे नज़रिए से भी देखें जिससे लोग देख रहे होते हैं। तो फिर हमें उनकी जो कैफियत हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, उसका भी अंदाज़ा होगा। तो एक किताब मुझे मिली जिसका नाम था डायरेक्टर बनिए, तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उस वक्त मुझे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं पता थी टेक्निकली क्या होती हैं, जो आज मुझे पता है। तो मेरे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एक कहीं दिल में एक ये शौक़ पैदा हो गया कि यार मुझे डायरेक्टर बनना है। अच्छा, उसमें एक्टिंग का भी था, लेकिन उसका क्योंकि किताब का उन्वान था डायरेक्टर बनिए, तो मुझे डायरेक्टर वाली जो एक फीलिंग थी वो महसूस होने लगी। और फिर वो कहीं जाके उस फीलिंग ने अपने अंदर एक जगह बना ली, घर बना लिया, जो मुझे एहसास बाद में नहीं हुआ उसका। फिर बहुत बाद में जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये वो फीलिंग थी जो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ आके कनेक्ट की है। वो हम कहते हैं ना कि यार आपका सोचना और आपका बोलना बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जिस तरफ आप कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उस तरफ आपके लिए रास्ते बनाता है और आपको वही अता करता है जिसकी आप कोशिश करते हैं और जो आप सोचते हैं, बोलते हैं। हम जो ये एक लफ्ज़ भी बोल रहे हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो खिला में जो असर करती है, इसकी एक ख़ास इम्पॉर्टेंट है हमारे हर एक वर्ड की। तो इसलिए हमें अच्छा बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद हमेशा मज़बत रखनी चाहिए कि अल्लाह जो भी कर रहा है, अल्लाह ताला वो हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारा इल्म कम है, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर ही कर रहा है।
तो बहरहाल वो एजुकेशन का सिलसिला चलता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा। फिर जब क्लास 6 मैंने क्रॉस की, ग्रेड 6 से 7 में आया, तो वहाँ पे मुझे म्यूज़िक का एक समझ लें कि एक किक ऑफ नज़र आई कि यार म्यूज़िक होता है फील्ड में, ड्रम होता है, गिटार होता है, ये होता है। तो मुझे एक क्लब में एक दोस्त के थ्रू जाना हुआ, हामिद एक मेरा पुराना दोस्त है, उसके ज़रिए से हम एक क्लब में गए। तो वहाँ पर कॉन्गो मुझे नज़र आया कि उस वक्त कॉन्गो का बड़ा रिवाज हुआ करता था, और कॉन्गो कहीं बज रहे होते थे तो बड़ी खूबसूरत उसकी थाप, उसकी बीट होती, तो वो आपको अट्रैक्ट करती थी। तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ हुआ कि नहीं यार मुझे म्यूज़िक करना है। तो मैं सुबह, उस वक्त स्कूल का दौर था, कॉलेज तो आया नहीं था, तो मैं सुबह स्कूल जाता था और शाम में ट्यूशन पढ़ के फिर थोड़ी देर के लिए क्लब में मैंने एक एडमिशन लिया म्यूज़िक सीखने के लिए। तो वहाँ पे मैंने कॉन्गो सीखना शुरू किया। मुझे याद है कि उसकी फ़ीस आई थिंक 50 रुपीज़ थी पर मंथ उस दौर में। तो वो 50 रुपीज़ मुझे बड़े मुश्किल हो जाते थे जमा करना, लेकिन अल्लाह ताला ने ये आसानी की कि मैंने जब वहाँ सीखना शुरू किया तो 1 महीने से दूसरे महीने की मैंने फ़ीस दी, और वहाँ पे मैं इतना एक्सपर्ट हो गया कि उन्होंने, जो क्लब के ऑनर थे, उन्होंने मुझे फिर वहाँ का इंचार्ज बना दिया कि यार जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आपसे सीखेंगे, आप उनको सिखाएं, और आपकी फ़ीस जो है वो हम वेव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, आप उसके बदले बच्चों को सिखाएं। तो वो बहुत ज़बरदस्त एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और उसके साथ साथ ये शौक़ भी था, इसमें मैं थोड़ा इतना कुछ सीख लिया था कि मैं सिखा सकता। तो फिर मैंने कॉन्गो सिखाने शुरू किया और साथ साथ ड्रम सीखना शुरू कर दिया। सीखने से मेरा ड्रम देखना शुरू कर दिया कि यार जो ड्रम वाले हमारे माजिद भाई आया करते हैं वो किस तरह बजाते हैं। उन्होंने 1-2 बीट्स भी उनसे मैंने पूछी, उन्होंने बताई। फिर मैं फ़ौरन ही विदिन 3 to 4 मंथ ड्रम पे शिफ्ट हो गया। तो फिर वो शायद अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो तशनगी जो थी, वो प्यास बुझ नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मुझे शौक़ हुआ कि यार ड्रम भी सीख लिया और बहुत प्ले किया प्रोग्राम्स में। उस वक्त मेहंदी के इवेंट होते थे तो कॉन्गो और ड्रम जाया करते थे, तो हम लेके जाते थे, बड़ा शोर शराबा होता था। तो वो एक बड़ा पावरफुल दौर था। फिर उसके साथ साथ ही मुझे गिटार का शौक़ हो गया। जो हमारे एक टीचर थे रिजवान भाई, नईम भाई, उन्होंने कहा यार ड्रम तो ठीक है चल रहा है, सब बजा रहे होते हैं कॉन्गो ड्रम, तुम गिटार सीखो, गिटारिस्ट यहाँ पे नहीं है, कीबोर्डिस्ट भी बहुत हैं, गिटार सीखो। लेकिन गिटार ख़रीदना उस वक्त बड़ा मुश्किल था। 550 रुपये का गिटार था और वो मैं पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा था ख़रीदने के लिए। तो फिर मैंने अब्बू से, डैडी से बोला, अम्मी से बोला, उनको बड़ा कन्वेंस किया। मतलब उस दौर में वो मुझे जितनी मुश्किलात हुई 550 रुपये के गिटार के लिए, आज शायद 50 लाख रुपए की भी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी जितनी वो ही। लेकिन इस सफ़र आपने शुरू तो करना ही होता कहीं ना कहीं से। तो मेरे पेरेंट्स जो थे, ख़ास तौर पे डैडी, वो बहुत समझते थे, बड़ा हमेशा हेल्प किया करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लो गिटार। तो वो गिटार मैंने परचेज़ किया, फिर गिटार सीखना शुरू किया। उस गिटार सीखने के लिए मैं उसको अपने कंधे पे डाल के बस में सफ़र करके आधे से पौने घंटे का ट्रैवल करके जाता था एक उस्ताद के पास, वहाँ सीखता था और वहाँ से फिर वापस आता था। कभी वो मिलते भी थे, कभी ज़्यादातर वो नहीं मिलते थे, कहीं गए हुए होते थे। उस वक्त क्योंकि मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन्स का भी इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था, तो ये होता था कि वो मुझे इन्फॉर्म नहीं कर पाते थे, मैं उनसे पूछ नहीं पाता था। बस मैं जाता था और वो कहते थे आज नहीं है, फिर मैं वापस आ जाता था। गिटार का सफ़र शुरू किया, जब गिटार सीख लिया, काफ़ी शुरू किया, तो फिर उस वक्त डोमिनेंसी, आज भी वही है हमारी फील्ड में, जो डोमिनेंसी है वो कीबोर्ड की ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें आप कंपोज कर रहे हैं, बजा रहे हैं, और वो एक अलग से नज़र आता है कैप्टन के तौर पे जो कीबोर्डिस्ट होता है। तो फिर वहाँ अब जब इस एटमॉस्फेयर में रहा तो विदिन ए ईयर मैंने ड्रम, कॉन्गो, गिटार, उसके साथ फिर कीबोर्ड भी शुरू कर दिया। और कीबोर्ड ये शुरू करने के बाद ही मुझे एक बड़ा अच्छे प्राइस पे कीबोर्ड मिल गया। तो फिर मैं एज ए कीबोर्डिस्ट कीबोर्ड का काम शुरू कर दिया। फिर वो सफ़र चलता रहा। फिर एज ए बैंड मेंबर, बैंड बनाया हमने, बैंड के साथ बजाते रहे, किसी सिंगर के साथ फिक्स हो गए। बैंडेट्स बैंड हमने बनाया था बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें मेरे साथ पहली बैंड में मेरे टीचर जो थे फिरोज़ भाई गिटार बजाते थे, वो एज ए गिटारिस्ट थे, मैं एज ए कीबोर्डिस्ट था, माजिद भाई ड्रमर थे। तो फिर ये बैंड का सिलसिला चलता रहा। फिर 93 में जब मैंने अपना मैट्रिक पास किया, तो जब तक मैं एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त म्यूज़िशियन बन गया था। तो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में हमें पहला मौका मिला। सलीम लोधी हमारे सिंगर थे, बहुत अच्छे, अल्लाह उनको सेहत दे, भी बहुत बीमार हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा अपने गाने की शूट के लिए हमें बुलाया, तो हम शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वहाँ पे फ़तेह अली साहब से बड़ी अच्छी दुआ सलाम हुई। तो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे रिकॉर्डिंग के लिए PTV बुलाया, जहाँ पे फिर मैंने एक ड्रामे का बैकग्राउंड एज ए सब म्यूज़िशियन किया।
तो उसी तरह फिर मैंने मुझे अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास करम रहा है कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है शुरू में वो बड़े अच्छे अच्छे लोगों में हुई है। यानी कि अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करें तो लाल मोहम्मद साहब, इकबाल साहब, ज़फ़र अली ख़ान साहब, फ़तेह अली ख़ान साहब, और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि निसार बज़मी साहब के लिए मैंने बहुत काम किया है। और आई एम द ओनली वन म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड के उनके गानों को मैंने अरेंज किया है। बज़मी साहब की तबीयत ख़राब थी 1998-99 में मैं सारेगा कर रहा था। फ़हमीदा नसरीन हमारी प्रोड्यूसर थी, तो सारेगा एक बड़ा लीडिंग प्रोग्राम था पाकिस्तान टेलीविज़न का। उसको पूरे साल मैंने किया था, मोर देन 65 एपिसोड, एक साल से भी ज़्यादा। उसका मैं म्यूज़िक डायरेक्टर था और उसमें जो दूसरे लोग थे वो म्यूजिशियन थे, बड़े बड़े सीनियर म्यूजिशियन थे। उनमें सबसे यंगेस्ट मैं था क्योंकि मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से 96 में यंगेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का भी अवार्ड मिल चुका था। तो उसमें नासिर हुसैन साहब थे, जाहिद हुसैन साहब थे, मंसूर लाखानी साहब थे, ये सारे बड़े म्यूजिशियन थे और मुझे उन पे म्यूज़िक डायरेक्टर बनाया गया था। मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात थी कि फ़हमीदा नसरीन ने मुझे ये मौका दिया था। तो उसमें जब हम उसका फ़िनाले करने जा रहे थे तो महनाज आपा का एक गाना करना था। महनाज बाजी हमारी बहुत ज़बरदस्त एक लेजेंड कमाल की सिंगर थी। तो पहला जो बज़मी साहब का ट्रैक था वो मैंने महनाज आपा के लिए किया था। तो महनाज आपा भी कंफर्टेबल नहीं थी कि ये इतना सा बच्चा क्या करेगा, लेकिन फिर उन्होंने बज़मी साहब के पास जब फ़हमीदा नसरीन गई उन्होंने कहा आप इसको कंपोज़ करें, इमरान आपके साथ होगा। तो उन्होंने कहा मैं कंपोज़ तो कर दूँगा लेकिन मैं अरेंज नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं इसको नहीं कर सकता। क्योंकि बज़मी साहब जैसे कि आप जानते हैं एक म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी थे और वो एक कॉर्ड, एक नॉट, एक टिन भी उनकी मर्ज़ी के बगैर उनका कोई म्यूजिशियन गाने में नहीं डाल सकता था। तो उनके लिए ये फिजिबल नहीं था कि वो कंपोज़ करें, अरेंज कोई और करे। लेकिन बहुत इसरार के बाद उन्होंने फिर कहा कि एक शर्त है कि मैं पहले एक गाना आपको करके देता हूँ तो आप इमरान से कराएं। मतलब उन्होंने कहा कि हमने इमरान से कंपोज़ कराएंगे, तो वो मुझे ज़ाहिर बात उस वक्त नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कौन इमरान, में नहीं जानता। जब ज़्यादा इंसिस्ट किया फ़हमीदा बाजी ने तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये एक गाना लेके जाएं, एक गाना कराएं, अगर ये गाना मुझे पसंद आ गया फिर मैं सोचूंगा, देखता हूँ। तो फिर महनाज बाजी के लिए वो गाना मोहतरमा फ़ातिमा जिना मादरे में लज है, उनकी बरसी के मौके पर एक गाना बनाना था पाकिस्तान टेलीविज़न को, जो रिप्रेजेंट कर रहा था पूरी नेशन को उस वक्त। तो वो मैंने कंपोज़ किया, कंपोज़ बज़मी साहब ने किया, मैंने उसको अरेंज किया, महनाज आपा को गवाया। तो महनाज आपा बहुत खुश हुई, बहुत अच्छे से गाया। जब वो बज़मी साहब को गाना सुनाया गया तो बज़मी साहब तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनको मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। उन्होंने कहा एक तो मुझे मिलना है इस बच्चे से, और ये अब मैं आपको 6 गाने नहीं 7 नहीं, मैं पूरे 12 गाने और करके दूँगा आपको, पूरे अगले सीज़न के गाने करके दूँगा। तो फिर बज़मी साहब ने मुझे 12 गाने कंपोज़ करके दिए, 13वां वो महनाज आपा वाला, फिर 12 और करके दिए। तो वो 12 के 12 गाने यानी टोटल 13 गाने मैंने अरेंज किए। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो ग्रैंड फाइनल का लास्ट डे था तो बज़मी साहब खुद आए और आके उन्होंने मुझे अपने हाथ से अवार्ड दिया। आज भी बहुत से फनकारों को इंट्रोड्यूस करवाने का सहरा भी इमरान साजन के सर है। इनकी कंपनी जीनियस रिकॉर्ड 25 साल से काम कर रही है। इनके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हेलो आप इतना अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं कि पूरे वो शो में एक वो रौनक सी आ गई है। अच्छा ये बताइए क्या सुना रहे हैं आज? डेफिनेटली पाकिस्तानी गाना सुनाएंगे हम, कोई अपना कौमी नगमा सुनाएंगे। तेरे नाम पे पहचान है,